हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिट्सप्रंग डिजीज़ के बारे में और इसका दूसरा नाम है कॉन्जेनिटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन। इसके नाम से ही हमको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि सारा पॉइंट्स याद करना ईजी हो। सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। रॉबिन्स बोलता है कि हिट्सप्रंग डिजीज़ मतलब एक फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कोलोन का। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू फेलियर ऑफ द गैंग्लियन सेल्स टू माइग्रेट टू द वॉल ऑफ कोलोन। अब आपको पता होगा कि जीआईटी में हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जो कि मिसनर्स प्लेक्सस और मैंटरिक प्लेक्सस वो सब बनाते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम से ही ना न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेट करके आते हैं इंटेस्टाइन में और वहाँ पे वो उनका प्लेक्सस फॉर्म करते हैं। तो अगर इसमें कोई फेलियर होता है तो गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट विल लीड टू फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके इंसिडेंस के बारे में देख लेते हैं। 1 in 5000 लाइव बर्थ से इसका इंसिडेंस, उसमें से डाउन सिंड्रोम के साथ ही मेनली एसोसिएटेड रहता है 10% में, और जिन लोगों की हिट्सप्रंग डिजीज़ होता है ना उन इन्फेंट्स में 5% ऑलमोस्ट में आपको न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगे। अब इसके पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फ्रॉम सीकम टू रेक्टम इज अरेस्टेड प्रीमैच्योरली। ठीक है, या फिर व्हेन गैंग्लियन सेल्स अंडरगो प्रीमैच्योर डेथ, या तो वो गैंग्लियन जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बने हैं उनका प्रीमैच्योर अरेस्ट हो गया है या फिर उनकी डेथ हो गई है, इसके वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो अब अगर गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उससे क्या होगा, जो डिस्टल सेगमेंट है ना उसमें बोथ मेसनर और ऑर्बिट प्लेसेस लैक करेगा। तो उसके वजह से जो पेरिस्टाल्सिस होता है जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है वैसे नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस में दिक्कत होगा। एंड द डायलेशन प्रॉक्सिमल टू अफेक्टेड सेगमेंट, मतलब जहाँ पे अफेक्टेड सेगमेंट है उसके बाद का जो डिस्टल पोर्शन है वहाँ पे डायलेशन होगा। इसी वजह से इसको मेगाकोलॉन कहते हैं, क्योंकि डायलेशन होगा तो वो बड़ा हो जाएगा ना मेगाकोलॉन। कॉन्जेनिटल क्योंकि बचपन से होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, और ए गैंग्लियोनिक क्योंकि इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स का फेलियर हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ जीन्स और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे, पर इसको भी आप पैथोजेनेसिस के साथ ही लिखोगे। पैथोजेनेसिस के अंडर ही आप इसको भी इंक्लूड करना। इसमें पहला पॉइंट ये है कि हेट्रोजाइगस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जीन, मतलब आरईटी जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा। फैमिलियल या स्पोरेडिक केस हो सकते हैं। फैमिलियल में 90% टाइम्स इसी जीन का लॉस ऑफ फंक्शन होता है, स्पोरेडिक में अप टू 15%। अब सेकंड में है कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जीन ऑन क्रोमोसोम 21। मैंने इंसिडेंस में बताया कि 10% टाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम 21 पे ट्राइसोमी होता है, तो वहाँ पे जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के जीन होते हैं ना उनका अगर ओवर एक्सप्रेशन होता है तब भी ये रिलेटेड है। फिर थर्ड में है कि कुछ दूसरे जीन से जिनका जर्मलाइन म्यूटेशन हो सकता है, जैसे आरईटी हो गया, ईडीएनआरबी या ईडीएन3 हो गया। फोर्थ में है कि कुछ सेक्स लिंक्ड या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जो हिट्सप्रंग डिजीज़ है ना दिस इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स में होता नहीं है। फीमेल्स में जब होता है तो वो ज़्यादा लंबा सेगमेंट को अफेक्ट करता है। मतलब अगर मेल्स में उसने सिर्फ रेक्टम को अफेक्ट किया है तो फीमेल्स में वो रेक्टम के साथ साथ उससे ऊपर की प्रॉक्सिमल जो लेंथ है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों में होता है बट मोर कॉमनली सीन इन मेल्स। अब इसके पीछे क्या जेनेटिक्स है वो अभी तक तो नहीं पता चला है, बस आपको इसको एक फैक्टर में मेंशन करना है। अब आ जाते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में आपको ये लिखना है कि सबसे पहले रेक्टम जो है ना ये ऑलवेज अफेक्टेड, रेक्टम हमेशा अफेक्टेड रहता ही है। कभी कभी इट एक्सटेंड्स टू द सिग्मॉइड कॉलन, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो पूरा का पूरा कोलोन जो है वो अफेक्टेड रहता है। अगर ये अफेक्टेड रीजन सिर्फ रेक्टम या सिग्मॉइड में रहा, मतलब रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन में रहा, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सेगमेंट। और अगर वो पूरा कोलोन नहीं भी तो फिर भी अगर वो सिग्मॉइड के ऊपर चला गया, थोड़ा सा भी पार्ट उसने अफेक्ट कर लिया, तब हम उसको बोलेंगे लॉन्ग सेगमेंट। ठीक है, अगर रेक्टो सिग्मॉइड में रहा तो शॉर्ट सेगमेंट, अगर उससे ज़्यादा रीजन को अफेक्ट कर रहा है तो वो लॉन्ग सेगमेंट है हिट्सप्रंग। उसके बाद हम आते हैं कि एक पार्ट होगा जो है ए गैंग्लियोनिक पार्ट, मतलब जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं हैं, वो रेक्टम हो जाएगा, सिग्मॉइड हो जाएगा, जो भी जगह को उसने अफेक्ट किया होगा।
और एक दूसरा इंटेस्टाइन का पार्ट होगा जो कि नॉर्मल होगा। तो हम दोनों का मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एक गैंग्लियोनिक पार्ट का अगर ग्रॉस हम देखें तो वो नॉर्मल रहता है या कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, जबकि जो नॉर्मल पार्ट है उसमें प्रोग्रेसिव डायलेशन होगा। ऑब्वियसली बात, डायलेशन तो होगा ना। आपको पता है पेरिस्टाल्सिस में एक पोर्शन डायलेटेड रहता है, एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, फिर एक पोर्शन डायलेटेड रहता है, फिर एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। अब अगर एक जगह पे फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, सपोज़ कि यहाँ पे फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो इसके बाद का जो पार्ट होगा वो तो डेफिनेटली डायलेटेड हो गया होगा ना। तो इसलिए जो नॉर्मल पार्ट है उसमें डायलेशन हुआ होगा, और जो एक गैंग्लियोनिक पार्ट है वो नॉर्मल होगा या फिर कॉन्ट्रैक्टेड होगा। अब जो नॉर्मल पार्ट है ना, इसमें मेगाकोलोन होगा। मैंने बताया था वहाँ पे मेगाकोलोन होगा क्योंकि डायलेशन होगा प्रॉक्सिमल टू द अफेक्टेड सेगमेंट। तो बस वहाँ पे मैसिव डिसेंशन होगा और मेगाकोलोन होगा। और क्योंकि इतना ज़्यादा डायलेट हो रहा है तो वो स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच होकर रप्चर कर सकता है, मोस्टली नियर सिकम। कभी कभी इन्फ्लेमेशन या शैलो अल्सर्स भी हमको देखने को मिल सकता है सीवियर केसेस में। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए ना हम फ्रोजन सेक्शन लेते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो इंट्रा ऑपरेटिव में हम हिस्टोपैथोलॉजिक सेक्शन लेते हैं, जिसको फ्रोजन सेक्शन कहते हैं, उससे हम कंफर्म करते हैं कि गैंग्लियोनिक सेल्स हैं या नहीं। और इसके जो हमने मॉर्फोलॉजी देखे ना, इसका भी डायग्नोसिस का वही तरीका है कि हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी में कंफर्म करेंगे गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है या नहीं। तो बस ये हो गया उसके डायग्नोसिस के बारे में। अब उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर वो ये है कि बच्चा जो आफ्टर बर्थ वो ही विल बी अनेबल टू पास द मेकोनियम इन द इमीडिएट पोस्टनैटल पीरियड। ये सबसे पहला पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट भी है कि अगर बहुत ही कम रीजन अफेक्टेड होगा, सपोज़ करो कि इंटेस्टाइन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है या फिर शॉर्ट सेगमेंट हिरस्प्रंग डिजीज़ है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा मेकोनियम पास कर सकता है। तो उससे हमारे डायग्नोसिस में दिक्कत आता है। लेकिन मेनली हम इसी पॉइंट को ही मेंशन करेंगे कि फेलियर टू पास मेकोनियम इन द इमीडिएट पोस्टनैटल पीरियड। सेकेंडली क्या होगा, एब्डोमिनल डिसेंशन होगा, क्योंकि वो मेकोनियम जो है वो पास नहीं कर रहा, तो वो ऊपर ऊपर प्रॉक्सिमली जाएगा, तो वो जैसे इंटेस्टाइन में आएगा तो बिलियस वोमिटिंग भी होगा, एब्डोमिनल डिसेंशन भी होगा। फिर ग्रेजुअली इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, एंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन, इंजरी, ये सब होके उस डिजीज़ को फैटल कर देता है। इसलिए वहाँ पे ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, और जो नॉर्मल पार्ट है जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट है उसको, और बीच का जो अफेक्टेड सेगमेंट है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, और जो नॉर्मल पार्ट है उनका एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट में यही है, सर्जिकली। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट और, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट्स, ऑब्वियसली नियोनेट्स में, और लोअर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि मैंने कहा कि ये रेक्टम, सिग्मॉइड, मेनली इन सब जगहों का अफेक्ट करता है। तो इसी के साथ ही हिरस्प्रंग डिजीज़ ख़त्म होता है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है कि पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद उसका पैथोजेनेसिस में सब लिख देना, मॉर्फोलॉजी, इंसिडेंट्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, और क्लिनिकल फीचर्स। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोट्स के लिए हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।